आप देख रहे हैं न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ नेहा। हमारे विशेष कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर बिहार से, जहां पर आज विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है और निर्वाचन आयोग के चुनाव की घोषणा करते ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। बिहार में चुनाव 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे और 14 नवंबर को मतगणना होगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही सभी दलों में सक्रियता बढ़ गई है और पिछले चुनावों से इस बार के समीकरण एकदम अलग हैं। पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने अपने अलग चुनाव लड़कर जेडीयू को बड़ा नुकसान पहुंचाया था, जो इस बार एनडीए के साथ है। वही वीआईपी पिछली बार एनडीए के साथ था, जो इस बार महागठबंधन से हाथ मिला चुका है और प्रशांत किशोर पार्टी बनाकर अलग से ताल ठोक रहे हैं। दोनों गठबंधनों में फिलहाल टिकट बंटवारे की खिचड़ी पक रही है और कई दौर की बैठकों के बाद भी अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। एनडीए में भाजपा जीतन मांझी और चिराग पासवान को मनाने में जुटी हुई है, जबकि महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच ही अभी सीटों का बंटवारा तय नहीं हो पाया है। फिलहाल एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ बैठकों का दौर जारी है। एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार का चेहरा पहले से है। संभव है कि महागठबंधन की तरफ से भी तेजस्वी को आगे रखकर चुनाव लड़ा जाए और चुनाव की घोषणा के आखिरी पल तक रिवड़ी का दौर भी जारी है। आज चुनाव घोषणा से कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना वासियों को मेट्रो का तोहफा दिया है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को 62,000 करोड़ की सौगात दी थी और इससे कुछ दिन पहले पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले थे। आंगनबाड़ी आशा बहुओं से लेकर सभी का मानदेय बढ़ाने के साथ सभी तरह की पेंशन पहले ही बढ़ाई जा चुकी और 1 माह के अंदर बिहार को 15 से ज्यादा ट्रेनें मिली हैं। बिहार चुनाव को देखकर ही आनन फानन में जीएसटी में कटौती और इससे पहले इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाया गया था। सत्ता पक्ष बाकी समीकरणों के साथ तोहफों की बौछार कर चुनाव जीतना चाहता है, तो विपक्ष के पास वोट चोरी, भ्रष्टाचार और बड़े अपराधों का मुद्दा है। तेजस्वी यादव ने रोजगार और किसानों का मुद्दा भी जोरदार ढंग से उठाया है और इसके साथ उन्होंने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और उनको हाईजैक करने के मुद्दे भी गर्म रखे हैं। किसका मुद्दा और किसके वादे जनता को भाएंगे, ये तो वक्त बताएगा, पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार के चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कैसे की चुनाव तारीखों की घोषणा। मेरे ख्याल से तारीखों का ऐलान कर देना चाहिए। नेक्स्ट, बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। नेक्स्ट, जो बिहार के 38 जिले हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। जो आप पीला रंग देख रहे हैं वो फेज 1 है और जो आप गुलाबी रंग देख रहे हैं वो फेज 2 है। इसकी सॉफ्ट कॉपी आप सब लोग को दे दी जाएगी। नेक्स्ट, तो आइए अब और देखते हैं कि चुनाव में क्या क्या विवाद सामने आए हैं इस दौरान। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एनडीए ने बिहार में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, तो वहीं विपक्ष ने सत्ता में आने के बाद कई वादे कर दिए। लेकिन इसी बीच चुनाव को लेकर भी बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी के प्रतिनिधि चुनाव आयुक्त से मिलने गए थे और उन्होंने वहां अपनी राय और सुझाव पेश किए। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार बिहार चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी होंगे। हमारी पार्टी के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। हमें उम्मीद है कि इस बार बिहार के चुनाव निष्पक्ष होंगे।
चुनाव किसी एक पक्ष की मदद के लिए नहीं होने चाहिए। तेजस्वी यादव द्वारा चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग को लेकर एनडीए के नेताओं ने उन पर तीखा हमला किया। इस दौरान उन्होंने आरजेडी के शासन को याद करने की बात कही है। वहीं बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा है कि अब शहाबुद्दीन का जमाना नहीं है। तेजस्वी जी को आदत है शहाबुद्दीन के ज़माने में बैलेट लूटने की। आजकल वो होता नहीं, अब जेन्युइनली वोट होती है, तो ये उनकी आदत के शुमार में नहीं है, उनके परिवार के। और ईवीएम से पोल हो रहा है और हर आम नागरिक वोट दे रहा है, और जब तक बिहार का आम नागरिक वोट देगा तब तक तेजस्वी जी का हमेशा सुपाड़ा साफ होगा। प्रधानमंत्री इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराती है। आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं वो पूरा देश जानता है कि जब से सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ईवीएम लाया तब से एकदम निष्पक्ष चुनाव हो गया। चाहे वो यूपीए की सरकार बनी हो, एनडीए की सरकार बनी हो, भाजपा की सरकार बनी हो, आज इलेक्शन कमीशन इसका दायित्व निभा रहा है और हम लोग भी चाहते हैं कि साफ सुथरा चुनाव हो। एक तरफ आरजेडी और कांग्रेस चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, वहीं दूसरी ओर इलेक्शन आते ही चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच करने की मांग भी करते हैं। ऐसे में ये साफ देखा जा सकता है कि सत्ता में आने के लिए विपक्षी दलों के नेता हर संभव उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन बिहार का ताज किसके सिर पर सजेगा ये चुनाव के परिणाम ही घोषित करेंगे। तो बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है। ठीक एक माह बाद मतदान होगा और 14 नवंबर को मतगणना के साथ 16 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और अब रुक करते दूसरी खबर पर। कफ सिरप के कहर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में 19 बच्चों की मौत के बाद पूरे देश में कफ सिरप की दहशत है। और इन दोनों प्रदेशों के अलावा उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल समेत दर्जन भर प्रदेशों ने कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पर पाबंदी लगा दी है। मध्य प्रदेश में मौतों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे में 3 और बच्चों की मौत के साथ आंकड़ा 16 पहुंच चुका है, जबकि राजस्थान में 3 बच्चों की मौत हुई है। वहीं सिरप बनाने वाली कंपनी के खिलाफ एफआईआर के साथ केंद्र सरकार ने फैक्ट्री सीज करने का भी आदेश दिया है। मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक कप सिरप के से बच्चों की जो मौत के मामले में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी से जिले के डॉक्टर्स में भारी आक्रोश देखने को मिला है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर सोमवार को छिंदवाड़ा के साथ सिवनी, बालाघाट और नरसिंहपुर के सैकड़ों डॉक्टर्स जिला अस्पताल परिसर में एकत्रित हुए और गिरफ्तारी का विरोध करते हुए रैली निकालकर कलेक्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं डॉक्टर्स का ये कहना है कि जहरीला सिरप बनाने वाली तमिलनाडु की कंपनी के संचालकों के साथ डॉक्टर प्रवीण सोनी को नामजद कर हिरासत में लिया गया है और उन्हें शासकीय सेवा से निलंबित कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। लैब टेस्ट में सिरप में डाइथाइलिन ग्लाइकॉल नामक जहरीला रसायन पाया गया है, जिससे बच्चों की जो किडनी है वो खराब हुई है और उनकी मौत हुई है। आईएमए का तर्क है कि घटना के लिए दोषी जहरीली दवा बनाने वाली कंपनी है, जिसे बिना पर्याप्त जांच के लाइसेंस दिया गया है। उनका यह भी कहना है कि डॉक्टर का काम दवा लिखना है, दवा की गुणवत्ता जांचना नहीं। डॉक्टर सोनी को सीधे गिरफ्तार करना चिकित्सकों के मनोबल को गिराने वाला एक कदम है। इससे उन्हें डर के माहौल में काम करना पड़ेगा। आईएमए ने कहा है कि डॉक्टर प्रवीण की रिहाई नहीं होती है तो उनको हड़ताल जैसा कदम भी उठाना पड़ेगा। तो आइए सुनते हैं कि क्या कहना है आईएमए पदाधिकारी का। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन छिंदवाड़ा की ओर से हमारा पूरा आईएमए परिवार यहाँ एकत्रित है। विगत दिनों जो घटना हुई है उसमें जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उसके लिए हमारा पूरा परिवार बड़ा व्यथित है व दुखी है और सभी परिवारों के साथ हम लोगों की पूर्ण संवेदनाएं। परंतु जिस तरीके से इस घटनाक्रम को मोड़ा गया है कि जो चिकित्सक हैं हमारे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया आधी रात को उनके निवास स्थान से, यह निरंतर गलत है, यह पूरा गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका कोई दोष है ही नहीं। चिकित्सक दवाएं लिखते हैं, चिकित्सक का काम दवाइयाँ बनाना या उन्होंने ड्रग कंट्रोल के थ्रू निकालना और क्वालिटी टेस्टिंग करना नहीं है। यह कार्य जिनका है उन्हें अपना कार्य अच्छे से करना चाहिए। पहले मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर कंट्रोलिंग होती है, फिर क्वालिटी टेस्टिंग होती है, उसके बाद दवाइयाँ बाजार में आती हैं जिसे चिकित्सक गण लिखते हैं। हर दवा में कुछ भी नहीं लिखा रहता कि उसमें क्या डाइल्यूएंट है, क्या सॉल्वेंट है, उसमें क्या चीज़ कितनी % है, कुछ नहीं लिखा रहता सिवाय दवाइयों को।
हम निर्णय नहीं कर सकते, चिकित्सक का यह कार्य क्षेत्र नहीं है कि वो उसमें देखें कि कौन सा प्रदूषण कितना है, कौन सी विषाक्त दवा अगर उसमें कोई चीज़ है तो वो कितनी है। जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और हमारी आज सबसे पहले यह मांग है कि हमारे चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण सोनी, जो एक बहुत ही वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, परासिया क्षेत्र के, दशकों से वहाँ काम कर रहे हैं और लाखों मरीजों को उन्होंने स्वस्थ किया है, उनके ऊपर यह आरोप गलत है। सबसे पहले उन्हें पुलिस कस्टडी से फ्री किया जाए और उन्हें रिहा किया। पहली मांग। आईएमए इसको लेकर कोई कठोर कदम उठाएगा क्या, काम बंद करने को लेकर, हड़ताल करने को लेकर? अभी हम लोगों ने ज्ञापन तैयार किया है। हमारी रणनीति फिलहाल यह है कि हम एसपी महोदय से व कलेक्टर महोदय से मुलाकात करेंगे। हमारी कोशिश है कि ऐसे ही काम हो जाए और हमारे चिकित्सक को फ्री कर दिया जाए। सीएम आ रहे हैं, क्या करेंगे? और उसके बाद यदि यह नहीं किया गया, हमारे चिकित्सक को मुक्त नहीं किया गया, तो हमें विचार करना पड़ेगा और हमारी अपनी रणनीति तय करनी पड़ेगी आगे, जो कुछ कठोर हो सकती है। आज सीएम परासिया पहुंच रहे हैं, तो क्या आपकी जो परासिया की जो टीम है वो उसकी जी, परासिया वाली टीम तो मिलेगी। डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी में, जो कि अनुचित एवं निराधार है, हमारे चिकित्सक बंधु, जिसमें कि छिंदवाड़ा आईएमए, चिकित्सा अधिकारी संघ एवं कर्मचारी डेंटल एसोसिएशन, पीडियाट्रिशियन एसोसिएशन, ये सभी एकत्रित हुए हैं और हम हमारी बातों को रखते हुए ज्ञापन सौंप रहे हैं जिला कलेक्टर महोदय के सामने। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर एनआर ढाकरिया, सचिव इंडियन मेडिकल एसोसिएशन छिंदवाड़ा। तो बच्चों की मौत के बीच अब स्वास्थ्य विभाग ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मेडिकल स्टोर्स में छापेमारी की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर रुख करेंगे। मेडिकल स्टोर्स में मिलने वाले सभी सिरप के सैंपल लेकर उनकी जांच कराई जा रही है। आपको बता दें, अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर प्रशासन की मनमानी से स्कूटी सवार 2 लोग जिंदा चल गए। खंडवा इंदौर इच्छापुर मार्ग पर बस डंपर ने स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे स्कूटी उसमें फंसकर कई मीटर तक घिसटती चली गई और दोनों वाहनों में इस दौरान आग लग गई। स्कूटी सवार दोनों लोग जिंदा चल गए। लंबे समय से इस मार्ग पर भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग क्षेत्रीय लोग उठा रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन जनता की आवाज दबाती रही है, जिसके कारण एक बार फिर 2 लोगों की जान चली गई है। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर थाना इलाके में इस भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है। रविवार देर शाम रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने संत सिंगाजी थर्मल पावर से भरकर एक तेज रफ्तार डंपर स्कूटी सवार 2 लोगों को अपनी चपेट में इसने ले लिया और टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों स्कूटी सवार डंपर के नीचे दब गए और वहीं फंस गए। दुर्घटना के बाद डंपर पलट गया और इसके नीचे फंसी स्कूटी में आग लग गई। लपटों के बीच स्कूटी और दोनों युवकों को बाहर निकालना संभव नहीं हो सका। देखते देखते दोनों आग की लपटों में जिंदा चल गए। वहीं मरने वालों में आदर्श नगर के 35 वर्षीय विनीत शर्मा और 40 साल के मोहसिन अली शामिल हैं। दर्दनाक हादसे की सूचना मिलते ही पुनासा एसडीएम पंकज वर्मा, ओमकारेश्वर तहसीलदार उदय मंडलोई और पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला जा सका। वहीं हादसे के बाद दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। देर रात तक पुलिस को जाम खुलवाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी और स्थानीय लोगों ने दर्दनाक हादसे के लिए प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक दबाव को जिम्मेदार ठहराया है। लोगों का ये कहना है कि वो 2 वर्षों से देशगांव इंदौर मार्ग पर भारी वाहनों पर रोक लगी हुई थी, लेकिन हाल ही में राजनीति दबाव में आकर खंडवा कलेक्टर ने इस मार्ग पर फिर से भारी वाहनों की अनुमति दे दी और इस मार्ग पर अब सैकड़ों ट्रक और डंपर दौड़ रहे हैं, जिससे हर रोज कहीं ना कहीं हादसे हो रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि इस मार्ग पर आमजन की जान कीड़े मकोड़ों की तरह जा रही है। हादसे से आक्रोशित लोगों ने एक बार फिर शासन प्रशासन से खंडवा इंदौर इच्छापुर मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। वहीं क्षेत्रीय लोगों के हजारों करोड़ की लागत से 200 किलोमीटर अनुसार इंदौर खंडवा इंदौर इच्छापुर मार्ग का निर्माण हो रहा है और नर्मदा नदी पर पुल 90% बन चुका है। लोगों का कहना है कि जब तक ये मार्ग शुरू नहीं होता, पुराने मार्ग पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई जानी चाहिए, नहीं तो इस तरह के हादसे होते ही रहेंगे। तो आइए सुनते हैं हादसे के बारे में क्या कहते हैं ओमकारेश्वर और तहसीलदार उदय मंडलोई।
पुलिस चौकी मोटर का द्वारा सूचना दी गई कि लगभग 1:20 के लगभग में रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने एक स्कूटी और ट्रक आमने सामने आ गया, जिसमें स्कूटी चालक वो थे, एक स्कूटर पे 2 सवार थे, एक चालक और तो उसमें से दोनों की बॉडी जल गई है। ट्रक में आग लगने से दोनों जल गए हैं। सर घटना कैसी हुई? यह अभी तक इसका जांच का विषय कि कैसे क्या हुआ ये अभी पता नहीं चल रहा है, जांच करने के बाद बताया जाएगा। उसमें दस्तावेज मिले तो एक विनीत शर्मा है जो सनावत बड़वा का रहने वाला है और खंडवा में टेजरी में कार्य करता है। तो उनके दस्तावेज मिले, अभी कन्फर्म नहीं है लेकिन दस्तावेज उन्हीं के मिले हुए। हाँ, कुल 2 जन थे, दोनों की बॉडी निकाल के और सनावत हॉस्पिटल पहुँचा दी गई। तो खंडवा इंदौर इच्छापुर मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन ना रुका तो लोगों ने चक्का जाम की चेतावनी दी है। अब देखना है कि 2 मौतों और लोगों के विरोध का प्रशासन पर आखिर कितना असर पड़ता है। अब चलते हैं बरेली, जहां पर आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर संघर्ष के बाद से पुलिस का एक्शन अभी तक जारी है। मौलाना तौकीर रजा समेत 89 गिरफ्तारियां, आरोपियों की 300 करोड़ की संपत्ति सील करने के साथ कई संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन के बाद पुलिस ने अब फरार आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वहीं पुलिस की लिस्ट में हिंसा भड़काने वाले 100 से ज्यादा आरोपी हैं। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। पुलिस ने मौलाना तौकीर के संगठन इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के लगभग सभी पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है और अब 7 फरार आरोपियों के खिलाफ 15-15 हजार रुपए इनाम की घोषणा भी की है और इनमें संगठन का यूथ अध्यक्ष भी शामिल है। एक तरफ पुलिस का एक्शन जारी है तो वहीं दूसरी तरफ हिंसा और पुलिस कार्रवाई को लेकर राजनीति भी गर्म है। सीएम योगी ने दंगा करने वालों को जहन्नुम पहुंचाने की खुली चेतावनी दी है और कहा है कि इनकी 7 पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। तो सपा और कांग्रेस ने इसे एक तरफा कार्रवाई बताते हुए एक वर्ग के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सपा ने जब अपना प्रतिनिधिमंडल बरेली भेजने का फैसला किया तो सरकार सख्त हो गई। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद को हाउस अरेस्ट कर लिया और दिल्ली से निकले सांसदों को रास्ते में रोक लिया। इस पर सपा सांसदों ने कहा कि ये उनकी लोकतांत्रिक आजादी का दमन है। तो देखिए बरेली हिंसा पर कैसे हो रही है राजनीति। बरेली में 26 सितंबर को हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद हालात संवेदनशील बने हुए हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के सांसदों और विधायकों की डेलीगेशन को सपा मुखिया अखिलेश ने बरेली दौरे के लिए रवाना किया। हालांकि डेलीगेशन के बरेली पहुंचने से पहले ही सपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर शनिवार को भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं माता प्रसाद पांडे ने दावा किया है कि प्रशासन ने उन्हें बरेली जाने से इसलिए रोक दिया है कि वहां की सच्चाई सामने आ जाती। अरे वहाँ जितने अधिकारी हैं सबको मैंने पहले एसपी बनाया था। ये जो हमारे वहाँ अधिकारी हैं हम उनसे मिलते तो उन लोगों से बात होती, सही जानकारी मिलती, अपने कार्यकर्ताओं से जानकारी मिलती। अखबारों के माध्यम से तो आप अखबार जानते हो उतनी सही बातें नहीं देते हैं। हम वहाँ जाके उन लोगों को समझाते, माहौल और जो बिगड़ा है, जो कह रहे हैं हालांकि माहौल कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन वहाँ जाकर के उनको समझाते, ठीक करते। हम तो वहाँ शांत व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से जा रहे थे, जानकारी करने जा रहे थे। बरेली दौरे पर निकले समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को मेरठ एक्सप्रेसवे पर रोक दिया गया है। सपा सांसद हरेंद्र मलिक के साथ मुहिबुल्लाह और इकरा हसन शनिवार को दिल्ली से बरेली के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद डेलीगेशन ने यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बरेली में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक खास समुदाय के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए लगातार एक समुदाय को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक इतनी सरल बात आई लव मोहम्मद, ये एक पॉजिटिव बात है। कोई आई हेट तो नहीं, कुछ हेटफुल तो कुछ नहीं है इसमें। आई लव महादेव कोई लिखेगा, आई लव श्री राम कोई लिखेगा। हमारे देश में अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का, प्रोफेस करने का हमें अधिकार है, उसी के तहत लोग ये सब कर रहे हैं। तो इनमें इस मुद्दे को ये बहुत बेहूदी बात है कि इस मुद्दे से लोग चिढ़ के, प्रशासन चिढ़ के इस तरीके से कार्रवाई कर रहा है। तो जरूर सत्ता का इसमें हाथ है।
आप लोगों को यहाँ पे रोक लिया गया है, क्या लगता है आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हमारी कोशिश ये थी कि हम लोग यहाँ से वहाँ पहुँचे, वहाँ के लोगों की जो पीड़ा है उसको सुने, उसको उठा सके। यही आवाज़ उठाने का ही हर जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है और वहाँ जाके हम उनकी मदद कर सके। लेकिन यहाँ पर सभी ने रोक दिया गया है। पहले भी संभल जब जा रहे थे इसी तरीके से रोका गया था, लेकिन उसके बावजूद भी बाद में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया था और हर तरह की संभव मदद करी गई थी। अब यही कोशिश हमारी है कि आज जाने का प्रयास है, नहीं जाने दिया जाता है तो हम दोबारा जरूर जाएंगे। ये रोकने की कोशिश ही, और क्या रोक लिया, रोकने की कोशिश कब होगी? देखिए, अपने देश में भी जाने के लिए, अपने प्रदेश में जाने के लिए और हम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा। अगर सरकार आतंकवादियों के लिए इस तरह का व्यवहार करती तो पुलवामा और पहलगाम कांड ना होते। उनको रोकते, अच्छी बहादुरी तो ये थी। हमें रोक करके क्या लें? हम लोग तो लोगों के घाव पर मरहम लगाने के लिए जा रहे हैं। जिस तरह से बरेली में कानून की, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसको वहां पर जो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको देखने के लिए पार्टी अध्यक्ष के निर्देश अनुसार पूरा डेलीगेशन हमारा यहाँ से जा रहा है और राजधानी लखनऊ से। क्या लगता है मुसलमानों को टारगेट किया जा जी रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक खास कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, निशाना बना करके, इसकी मिसाल तारीख में, इतिहास में नहीं मिलती। यूपी सरकार के आदेश में साफ कहा गया कि हालात को देखते हुए जनपद की सुरक्षा बनाए रखने के लिए बाहर से आने वाले नेताओं को रोका जाए। इसी आदेश के बाद लखनऊ पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को नोटिस दिया और उनके लखनऊ स्थित आवास पर रोकते हुए बरेली न जाने की हिदायत दी है। पुलिस के मुताबिक अनुमति के बिना बरेली जाने की इजाजत नहीं है। फिलहाल पुलिस का एक्शन जारी है और राजनीति भी। हालांकि बरेली अब शांत है और पुलिस की गश्त बदस्तूर जारी है। तो आपका शहर आपकी खबर में आज इतना ही। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ प्लस।